सोचकर देखिए, साल 2047 भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा। लेकिन ये सिर्फ एक जश्न का मौका नहीं है। ये एक बहुत बड़े, बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य की फिनिश लाइन है। एक डेवलप नेशन यानी एक विकसित राष्ट्र बनना। आइए, इस विशाल प्लान को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या 2047 तक अपने 100वें जन्मदिन पर भारत ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है? ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है, बिल्कुल नहीं। और आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। आखिर इस सपने को सच्चाई में बदलने के लिए क्या रणनीति है और इस महत्वाकांक्षा का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाना है तो ये नंबर देखिए, $30 ट्रिलियन। जी हाँ, ये है वो आर्थिक लक्ष्य जो भारत अपनी अर्थव्यवस्था के लिए देख रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पीढ़ी को बदलने वाले बदलाव का प्रतीक है। ठीक है, तो अब थोड़ा इसमें गहराई से उतरते हैं। किसी भी सफ़र पे निकलने से पहले मंजिल के बारे में जानना ज़रूरी होता है ना। तो पहले ये समझते हैं कि आखिर डेवलप्ड या विकसित होने का असली मतलब क्या होता है। देखिए, मोटा मोटी एक विकसित राष्ट्र वो है जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI बहुत उच्च श्रेणी में हो। वहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी हो और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल एडवांस्ड मॉडर्न हो। यही है सफलता के 3 मुख्य स्तंभ। अब ये जो डेटा स्क्रीन पर है, ये इस मिशन की असली तस्वीर दिखाता है। यहाँ साफ दिखता है कि भारत आज कहाँ खड़ा है और विकसित देशों का बेंचमार्क क्या है। चाहे आप HDI देखें, प्रति व्यक्ति आय या स्कूली शिक्षा के साल, हर मामले में फासला काफी बड़ा है। मतलब ये सिर्फ एक छोटा कदम नहीं, बल्कि एक बहुत लंबी छलांग है जो अगले 2 दशकों में लगानी है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा लक्ष्य हासिल होगा कैसे? इसकी शुरुआत होती है देश के आर्थिक इंजन को सुपरचार्ज करने से। और इस इंजन के 2 सबसे महत्वपूर्ण ड्राइवर हैं। पहला मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण, और दूसरा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। रणनीति नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना। और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसे PLI स्कीम भी कहते हैं। इसका सीधा सा मकसद है भारत में ही ऐसी कंपनियां तैयार करना जो दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग चैंपियन बन सकें। और इसका असर जमीन पर दिख भी रहा है। ये स्कीम 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चल रही है। और जरा सोचिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 146% का उछाल आया है। इससे 12 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई हैं। और अंतिम लक्ष्य क्या है? मैन्युफैक्चरिंग को देश की GDP का 25% यानी 1/4 हिस्सा बनाना। मैन्युफैक्चरिंग के बाद अब आते हैं विकास के दूसरे इंजन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत की लॉजिस्टिक्स की जो पुरानी समस्याएं रही हैं ना, उन्हें सुलझाने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया है, PM गति शक्ति फ्रेमवर्क। और इसका असर कितना जबरदस्त हुआ है, ये नंबर खुद बताते हैं। पहले जहां लॉजिस्टिक्स की लागत GDP का 14% तक होती थी, वो अब घटकर लगभग 8% पर आ गई है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में भारत 54वें स्थान से सीधे 38वें पर आ गया है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। तो सबसे दिलचस्प बात क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया गया हर 1 रुपया अर्थव्यवस्था में कई गुना रिटर्न लाता है। जैसे ये चार्ट देखिए, रेलवे में निवेश किया गया हर 1 रुपया बदले में 4 रुपए का आर्थिक आउटपुट देता है। यही वजह है कि इतना बड़ा खर्च सही माना जाता है। अच्छा, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली। अब भौतिक अर्थव्यवस्था से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो इस 2047 के विजन की नींव हैं, डिजिटल छलांग और मानव पूंजी। इस मामले में वर्ल्ड बैंक की ये बात सुनिए। उनका कहना है कि भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या DPI का इस्तेमाल करके सिर्फ 6 साल में 80% वित्तीय समावेशन दर हासिल कर ली। एक ऐसा काम जिसे करने में बिना इस तकनीक के लगभग 50 साल लग जाते। सोच सकते हैं? और ये कमाल हुआ कैसे? इसके पीछे है जैम ट्रिनिटी। J से जनधन बैंक खाते, A से आधार डिजिटल पहचान और M से मोबाइल कनेक्टिविटी। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा जाल बुन दिया जिसने करोड़ों लोगों को सीधे सिस्टम से जोड़ दिया। लेकिन सिर्फ डिजिटल साधनों से ही कोई देश विकसित नहीं बन जाता। एक विकसित देश को जरूरत होती है स्वस्थ और पढ़े लिखे लोगों की। तो अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र की, मानव विकास। यहाँ भी लक्ष्य बहुत बड़े हैं, जैसे स्वास्थ्य पर खर्च को GDP का 5% तक ले जाना और नई शिक्षा नीति को जमीन पर उतारना। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती भी है,
देश की आधी आबादी 25 साल से कम उम्र की है, पर हमारे कार्यबल में सिर्फ 4 से 5% लोगों के पास ही औपचारिक व्यावसायिक कौशल है। ये फासला बहुत बड़ा है। अच्छा, अब तक हमने योजना की बात की, लेकिन हर बड़े सफर में मुश्किलें तो आती ही हैं। तो चलिए अब उन बड़ी बाधाओं पर नजर डालते हैं जो 2047 के इस रास्ते में सामने खड़ी हैं। ये चार्ट एक बहुत बड़ी संरचनात्मक समस्या को साफ साफ दिखाता है। जरा देखिए, देश का लगभग 45% कार्यबल खेतीबाड़ी में लगा है, लेकिन कृषि का जीडीपी में योगदान सिर्फ 18% है। इसका मतलब साफ है, बहुत सारे लोग एक ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां उत्पादकता बहुत कम है, और ये एक बड़ी चुनौती है। और एक और बहुत बड़ी रुकावट, कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी। भारत में ये दर सिर्फ 41.60% है, जो वैश्विक औसत से बहुत पीछे है। सोचिए, देश की आधी आबादी की पूरी क्षमता का इस्तेमाल किए बिना विकास की रफ्तार कैसे तेज हो सकती है। तो इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद आगे का रास्ता क्या है? एक रोडमैप है? बिल्कुल है। चलिए अब उस आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि इस सफर का असल ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है। ये है विकसित भारत 2047 का आधिकारिक रोडमैप। इसमें साफ साफ बताया गया है कि 2025 से लेकर 2047 तक अलग अलग चरणों में क्या क्या लक्ष्य हासिल करने हैं। जैसे 2028 तक मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी का 25% बनाना, या 2045 तक एचडीआई स्कोर को 0.800 से ऊपर ले जाना। हर चीज के लिए एक टाइमलाइन है। तो सारी बात का सार यही है, मंजिल बहुत बड़ी है, रास्ते में मुश्किलें भी असली हैं, लेकिन इन सब के बीच एक स्पष्ट कार्रवाई योज्य योजना मौजूद है। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये मिशन कामयाब होता है तो एक विकसित भारत, जहां दुनिया की लगभग 5वें हिस्से की आबादी रहती है, इस पूरी दुनिया के लिए क्या मायने रखेगा? इस पर सोचना वाकई